सबसे पहले तो मैं आपको अपनी जानकारी देना चाहूँगा। बचपन से ही मुझे पढ़ने लिखने का ज़्यादा शौक नहीं था। मुझे तो खेलने कूदने का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन मैं अपने इस शौक को पहचान नहीं पा रहा था। आखिर असल में मुझे कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा पसंद है। कभी मुझे फुटबॉल ज़्यादा पसंद हुआ करता था, तो कभी मैं क्रिकेट खेलने लग जाता था, कभी मैं बॉक्सिंग करने लग जाता था, तो कभी मुझे जिम भी पसंद था ताकि मैं अच्छी बॉडी बना पाऊँ। मेरा ये शौक कब जुनून में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। पढ़ाई लिखाई में मैं इतना बुरा नहीं था कि मैं फेल होता। पढ़ाई लिखाई में इतना था कि मैं पास होने जितने नंबर ले आता था, इसलिए मेरे घर वाले भी ज़्यादा कुछ कहते नहीं थे। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और मैं जब स्कूल पास कर चुका था तो जुनून था मेरे सर पर बॉडी बिल्डिंग का। इसी के साथ मैं कराटे भी खेला करता था। मेरे कोच ने कहा था, शरीर को इतना भारी मत बना लेना कि वो फुर्तीला ना रहे और इतना कमज़ोर भी ना कर लेना कि किसी का मुकाबला ना कर पाओ। जिम जाना अच्छा है, सेहत बनाना अच्छा है, लेकिन बड़े बड़े मसल्स आपको धीमा कर देते हैं। मसल्स बनाना लेकिन रफ्तार के साथ। मैं कराटे भी सीखता रहा, जिम भी जाता रहा और दोनों के निचोड़ से मैंने ऐसा शरीर बनाया था जिसमें मसल्स भी थे और रफ्तार भी थी। शायद इसीलिए मैं ब्लैक बेल्ट भी पा चुका था। लेकिन अपने इस जुनून के कारण मैं कोई अच्छा काम ढूंढ नहीं पाया था। मेरे पिता बैंक में काम किया करते थे, इसी से घर चला करता था और मैं ऐसे शौक पाल बैठा था जिसमें पैसे लगते थे, निकाले नहीं जाते थे। मैं छोटे मोटे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जाता, आर्म रेसलिंग के कंपटीशन में जाता, वहाँ कराटे का प्रदर्शन करता। उससे कुछ पैसे तो मिलते, लेकिन ज़िंदगी का गुजारा उन कुछ पैसों से हो नहीं सकता था। भारत में ऐसे कंपटीशन में ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, इतने तो आप लगा ही देते हैं अपनी सेहत बनाने में। बाद में छोटा सा डिब्बा हाथ में पकड़ा दिया जाता है, जैसे किसी बच्चे के हाथ में छुनछुना पकड़ाया जाता है। और आपको अंदर का सच बताऊं, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में अगर आप बहुत आगे निकल पाए तो आप कुछ बन सकते हैं, वरना आप ज़मीन पर ही रह जाएंगे और पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेंगे, जैसे मैंने ज़िंदगी बर्बाद कर ली थी। अपनी अच्छी सेहत बनाकर मुझे लगा करता था कि मैं लड़कियों के पास से गुजरता हूं और वो मुझसे इम्प्रेस हो जाती हैं। लड़कियां बॉडी से इम्प्रेस नहीं होती, लड़कियां पैसे से इम्प्रेस होती हैं। और अब मैं समझने लगा था, जितनी सेहत बनाई थी वो किसी काम की नहीं थी। कंपटीशन में मिले छोटे छोटे छुनछुने को मैं घर में काम के तौर पर इस्तेमाल में भी नहीं कर सकता था। अब काम ढूंढना था और मुझे बॉडी बिल्डिंग से भी दूर होना था, इसी के साथ कराटे से भी दूर होना था। भले ही घर में थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस मैं कर पा रहा था, लेकिन ऐसी ऐसी नौकरी मिल रही थी जो मेरे किसी काम की नहीं थी। बाउंसर लग पाया था जिसमें मुझे 8,000 मिल रहे थे और मेरे पिता मुझ पर हंसा करते थे, इतनी मेहनत की है 8,000 मिल रहे हैं। और मैं उन्हें कहता, आगे बढ़ूंगा तब आपको पता चलेगा। इसके बाद मैं मॉडलिंग में गया, 2 साल वहाँ पर बर्बाद किए, लेकिन मैं अपनी सेहत को संभाले हुए था। कई मुझे कहते, तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा है, तुम फिल्मों में जा सकते हो। मेरी बात मानिए, जब कोई आपसे ये कहता है तुम बहुत हैंडसम हो, तुम फिल्मों में जा सकते हो, वो आपसे कोई ना कोई फ़ायदा चाहता होता है। वरना वहाँ पर बहुत ऐसे हैं जो बहुत सुंदर है, बहुत हैंडसम है, वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाते। हमेशा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है और वहाँ पर भी मेरी दाल ना गली। फिर से मैं एक छोटा सा जिम खोल पाया और इस जिम से भी ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहा था मैं, 10 से 15,000 ही बन पा रहे थे। लोग इज्जत ज़रूर करने लगे थे, लेकिन मैं जितना आगे जाना चाहता था मुझे धुंधला धुंधला सा नज़र आना शुरू हो गया था। मैंने सोचा मैं जिम भी चलाता हूँ, छोटे मोटे कंपटीशन भी खेलता रहता हूँ। इसी तरह कंपटीशन खेलता खेलता मैं केरल पहुँचा था और वहाँ पर मेरी किस्मत बदलने वाली थी। उस कंपटीशन में मैं तीसरे नंबर पर आया था, लेकिन जब मैं अपनी बॉडी दिखा रहा था तो मैं स्टंट भी दिखा रहा था कि मुझे कराटे भी आती है और वहाँ पर मुझे प्राइज़ मिला था 5,000 रुपये। ये भी एक छोटा सा झुंझुना ही था, लेकिन किस्मत बदलने वाले थे वहाँ के जज, प्रोफेसर वेक्टर। वो इंसानी शरीर पर रिसर्च कर रहे थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और हर कोई उनसे बात करना चाहता था। और वो ऐसे लड़कों को ढूंढ रहे थे जिनकी सेहत अच्छी हो। वो वहाँ पर ट्रेनिंग देंगे, शरीर पर रिसर्च करेंगे और जानेंगे हम शरीर पर कितना बदलाव कर सकते हैं, कितना अच्छा बना सकते हैं। मैं भी उनसे मिलना चाहता था,
प्रोफेसर विक्टर, बस यही शब्द पूरे ग्राउंड में गूंजे जा रहे थे। जब कंपटीशन खत्म हुआ वहाँ भीड़ लगी हुई थी और भीड़ मुझे कभी अच्छी नहीं लगती। मैं भीड़ को चीर ही नहीं पाता। आखिर मुझसे प्रोफेसर विक्टर क्यों बात करेंगे? यहाँ पर मुझसे अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर थे जिनकी सेहत बहुत तगड़ी थी। और तब प्रोफेसर विक्टर ने खुद मुझे अपने कमरे में बुलाया था। मैं हैरान हो गया था, आखिर वो मुझसे बात क्यों करना चाहते हैं, लेकिन मुझे अकेले को बुलाया था। इसके बाद मैं उनके कमरे में गया। वहाँ उनके 2 असिस्टेंट भी थे। वो मुझसे बात कर रहे थे कि मैंने क्या क्या किया है। मैंने उनको हर चीज़ बताई। उसके बाद उन्होंने नोट डाउन कर लिया और मैं प्रोफेसर विक्टर के पास गया। वो एक 70 साल के बूढ़े थे और मुस्कुरा रहे थे। बड़े हंसमुख थे और प्यार से बात करते थे। भले ही उनके पास ढेर सारा पैसा था, लेकिन वो बात करने में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ऐसा नहीं लगता था इतने पैसे वाला कोई अकड़ू बूढ़ा होगा। वो तो प्यारे से दद्दू जैसे बात कर रहे थे। सबसे पहले तो उन्होंने खड़े होकर मुझसे बात की। मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना अमीर आदमी मेरे लिए खड़ा हो गया। अब हम इधर उधर की बातें करते रहे और अंत में मैंने उनसे पूछ ही लिया, सर आपका बिजनेस काफ़ी बड़ा है, आपको किसी ऐसे लड़के की ज़रूरत है जिसकी सेहत अच्छी हो? मैं हर तरह का काम कर लूँगा। आप शरीर पर किसी तरह का रिसर्च कर रहे हैं, मैं मॉडल बनने को तैयार हूँ। कम पैसों में काम कर लूँगा। आपकी कंपनी में काम करना चाहता हूँ, आपका रुतबा ही बहुत है। तब वो इधर उधर सोचने लगे और फिर कहने लगे, तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो और मैंने तुम्हें पहले से सिलेक्ट कर रखा है। देखो ये कैसा संयोग हो गया। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। तभी उन्होंने कहा, देखो काम थोड़ा सा मुश्किल है, कर पाओगे? काफ़ी मेहनत का काम है। मैंने कुछ समय सोचा और फिर कहा, देखो मेहनत तो मैं करता हूँ, अब किस तरह की मेहनत करनी होगी? तो उन्होंने कहा, देखो कुछ दिन वहाँ पर रह कर आओ, अगर काम अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं अच्छा लगे तो बता देना, लेकिन कुछ रूल्स हैं वो मानने होंगे। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा अपने असिस्टेंट की तरफ जाने को और मैं उधर गया और उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन करवा दिया था, मेरी फ़्लाइट बुकिंग करवा दी थी। उन्होंने कहा केरल के उन जंगलों में उनकी फैक्ट्री लगी हुई है, वहाँ पर रिसर्च का काम चल रहा है, मुझे वहाँ पहुँचना होगा और काम के लिए तैयार रहना होगा। मेरे मन में कई ख्याल आ रहे थे, कहीं मुझे कोई लेबर का काम न मिल जाए। मैं वहाँ मिट्टी विट्टी नहीं उठाने वाला। मेरी सेहत भले ही अच्छी है, लेकिन मैं ऐसा छोटा मोटा काम थोड़ी ना करने वाला हूँ। आखिर मैं एक जिम का ओनर हूँ, अकड़ मुझ में भी होनी चाहिए। 15,000 कमाता हूँ, भले ही ये करोड़ों कमाने वाला बूढ़ा है। मीठी सी आवाज़ में बोला है, लेकिन कोई ऐसा वैसा काम नहीं करने वाला मैं। अब मैं उस फ्लाइट के ज़रिए केरल के उन जंगलों में पहुँच गया था। टैक्सी के ज़रिए मुझे वहाँ पहुँचा दिया गया था। जैसे ही मैं उस फैक्ट्री में पहुँचा, ये कोई फैक्ट्री नहीं थी, बड़ा सा फार्म हाउस था और एक तरफ बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई। ये रिसर्च का काम जो ह्यूमन बॉडी पर होती है यहाँ हो रहा था। और मैं उस बड़े गेट से अंदर गया और मुझे एक असिस्टेंट बता रहा था, वो पीछे तुम्हारा कमरा होगा, उसके बाद ट्रेनिंग के लिए तुम्हें यहाँ पर आना होगा। मैंने उससे पूछा आखिर मुझे काम क्या करना होगा। वो मुस्कुराया और कहने लगा, शाम तक पता चल जाएगा, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। मुझे मेरा वो कमरा दिखा दिया गया था। वो कमरा बहुत बड़ा था, एक तरफ बेड लगाया हुआ था, वहाँ बहुत सारा सामान और पड़ा था। ये सारा सामान मेरा ही था। अच्छे से कपड़े दिए गए थे। मुझे ये भी बताया गया कि इस काम के मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे कितने ये नहीं बताया गया। तब शाम तक का इंतज़ार मैं करता रहा। वहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। मुझे कहा गया था कि मैं कमरे से बाहर ना जाऊँ। नए आदमी को बाहर घूमने की अनुमति नहीं है। अंदर जो भी चाहिए फ़ोन कर सकते हो। खाने पीने का जो भी सामान चाहिए यहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। मैं खुश था। अब जैसे ही शाम के 6 बजे का वक्त हुआ, मुझे फ़ोन आ गया कि मैं जिम में पहुँच जाऊँ। जिम में? कहीं मुझे इंस्ट्रक्टर का काम तो नहीं करना पड़ेगा? यहाँ फैक्ट्री के अंदर जिम भी बनाया गया है। फैक्ट्री का है कि ये तो एक फार्म हाउस सा लगता है। चलो देख कर आता हूँ। ये सोचकर मैं उस जिम की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैं उस जिम की तरफ गया, बाहर से देखा ये बड़ा जिम, भारत में इससे बड़ा जिम होगा ही नहीं, और ये एक प्राइवेट जिम है। इस अमीर आदमी ने किस तरह से कितना बड़ा फार्म हाउस बना रखा है, और इतने सारे लोग जो इस कंपनी में काम करते हैं यहाँ आते भी होंगे। किसी को इसके बारे में पता तक नहीं, क्योंकि वो अपनी कंपनी के अंदर कोई तस्वीर किसी को खींचने तक नहीं देता। अब मैं जिम के अंदर गया तो वहाँ 20 से 25 लोग और थे। वो सब एक्सरसाइज कर रहे थे और मैंने ध्यान दिया वो कोई यहाँ के कर्मचारी नहीं लग रहे थे। हर किसी की बॉडी काफ़ी तगड़ी।
वो कंपटीशन खेल रहे लड़के लग रहे थे और हर एक का शरीर तगड़े से तगड़ा। मुझे भी कहा गया तुम अब एक्सरसाइज कर सकते हो, 1 घंटा तुम्हें एक्सरसाइज करनी है और वो ट्रेनर है ना, वो तुम्हें बताएगा तुम्हें क्या क्या करना है। मैंने कहा ठीक है, वैसे भी आज मैं एक्सरसाइज करना चाहता था, यहाँ काम पर भी करने को मिल रही है तो अच्छा है। इंस्ट्रक्टर ने जैसे जैसे बताया मैं वैसी वैसी एक्सरसाइज करता रहा। शरीर मेरा तगड़ा था, आसानी से कर पा रहा था, लेकिन बार बार वो मुझे ज़्यादा वेट उठाने को कहता ताकि मेरे शरीर पर और ज़्यादा प्रेशर पड़े। इससे मेरा शरीर और तगड़ा होगा। मुझे खुशी हुई। 1 घंटा वहाँ एक्सरसाइज की गई। उसके बाद ग्राउंड में ले जाया गया, वहाँ भगाया गया, वहाँ पर पहलवानी करवाई गई, कराटे करवाए गए, एक दूसरे से लड़ाई करवाई गई, जिससे पता चलता किसका शरीर तगड़ा है। दाव पेच सिखाए जा रहे थे जो मुझे पहले से पता थे। वहाँ कई लोगों को आसानी से नीचे गिरा पा रहा था। मुझे कराटे भी आता था, जिजुत्सु भी आता था, इसीलिए उन पर मैं भारी पड़ रहा था। ये सब खत्म होने के बाद ऊपर पहाड़ी की तरफ हर किसी को हाइकिंग करने के लिए कहा गया, बिना रुके भागने के लिए कहा गया। मैं वो भी कर पा रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा थक चुका था। इसके बाद जैसे ही उस पहाड़ी से हम नीचे उतर कर आए, हमें अब उस बूढ़े ने बुला लिया था। लेकिन एक जगह वो बूढ़ा दीवार के पास खड़ा मिला। उसने मुझे अपने पास बुलाया और मुस्कुराकर मेरे चेहरे की तरफ देखा और कहा, तुम मुझे मेरे बेटे की याद दिलाते हो। मेरा बेटा बहुत समय पहले मारा गया था, लेकिन तुम्हारी शक्ल उससे मिलती जुलती है, शायद इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करने लगा। क्या मैं तुम्हें अपना बेटा कह सकता हूँ? मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं आपको उसकी याद दिलाता हूँ तो मुझे आप बेटा कह सकते हैं, ताकि आपको भी दिल की खुशी हो। उसके चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई थी। और वैसे भी अब वो मेरा बॉस है, जो कहेगा मुझे करना होगा। वो अगर मुझे बेटा बनाना चाहता है तो मैं बनने को तैयार हूँ। अरबपति है वो, अरबपति, शायद कुछ छोटे मोटे पैसे मुझे भी मिल जाए। ये सोचता सोचता अब मैं उस बड़े से हॉल में गया था। वहाँ बफे लगा हुआ था, हर तरह का खाना, वेज और नॉन वेज। वो कौन सी डिश थी जो वहाँ मौजूद नहीं थी? हर कोई पसंद का खाना खा रहा था। वहाँ पर कर्मचारी भी आ चुके थे। वहाँ बड़ी सी फैक्ट्री, उस बड़ी सी बिल्डिंग में काम करने वाले लगभग 800 लोग थे और हर कोई झुंड बनाकर आपस में बात कर रहा। अब जिम लगाने वाले जितने भी एक तरफ खड़े हुए थे और मैं भी वहाँ पर बात तो करना चाहता था, लेकिन वो असिस्टेंट आया और कहने लगा, अब तुम्हें खाना खा लेना चाहिए, बातों का समय नहीं है, तुम पहले खाना खा लो। वो थोड़ा अटक अटक कर बोलता था, इसलिए मैं खाना खाने के लिए चला गया। अब ऐसे किसी से बहस नहीं करनी चाहिए जो अटक कर बोलता हो, बातें बहुत लंबी हो जाती हैं। खाना खाया मैंने और उसके बाद वहाँ गोल टेबल लगा हुआ था। उस गोल टेबल पर कई जोड़ियाँ बैठी हुई थी। वहाँ 20-20 का ग्रुप बैठा हुआ था। इस तरह सामने स्टेज लगा था और वो बूढ़ा वहाँ पर आ गया। हर किसी को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ। हर कोई अपने काम को बड़ी ईमानदारी से कर रहा है, मेहनत से कर रहा है। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इंसानी शरीर को बहुत ज़्यादा आगे ले जा सकता है। हम इसे डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो भी कर रहे हैं, उन्हें लग रहा होगा ये कैसा काम है, उन्हें आसानी से पैसे मिल रहे हैं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, जब समय आएगा आप सबको समझ में आ जाएगा। ऐसे काम ऐसे छिपकर ही किए जाते हैं। आप में से कोई भी जिस भी जगह काम कर रहा है, अपने काम को दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकता। इस तरह यहाँ पर प्राइवेसी भी रहेगी और हर कोई इस बात को याद रखे, अगर बात इधर से उधर शेयर हुई तो आपको निकाल दिया जाएगा। और मैं वादा करता हूँ, इससे अच्छा काम, इससे अच्छी तनख्वाह आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। अब ये रात का वक्त हो गया था और हर कोई अपने कमरे में जा रहा था। मेरी न्यू जॉइनिंग थी, इसलिए वो असिस्टेंट मुझे अकाउंटेंट के पास लेकर गया। वहाँ फाइल पर मुझे साइन करने थे और मुझे बताया गया मेरी तनख्वाह 1.5 लाख थे। 1.5 लाख मिलने वाले थे मुझे और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो लॉटरी लग गई। मुझे करना क्या होगा? मैं उस असिस्टेंट से पूछ रहा था मुझे करना क्या होगा, तो उन्होंने कहा, तुम आज जो कर पाए हो वही करना है। थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता रहेगा, लेकिन तुम्हें आसान ही लगेगा। तुम्हारा शरीर तगड़ा है, जिम लगाना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, तगड़ा रखना है, बिल्कुल लड़ने को तैयार। इस तरह के शरीर पर ही एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है और सही समय पर एक्सपेरिमेंट का समय भी आ जाएगा। हर रोज़ तुम्हें बस यही करना है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश। वो काम मिला था मुझे जो बहुत ज़्यादा पसंद था।
वो तनख्वाह मिल रही थी जो मैं सोच तक नहीं रहा था। अब हर रोज वैसे ही काम। शाम के वक्त मैं जिम लगाता, उसके बाद कुश्ती होती, कराटे होते, जिजुत्सु होते, तब हम पहाड़ी पर चढ़ने के लिए जाते। दिन के वक्त भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती। लेकिन जैसे ही 1-2 महीने बीत चुके थे, वहाँ पर काम बदलने लगा था। हमें कहा गया था अब सुबह जिम लगाना है, सुबह कुश्ती करनी है, पूरा दिन आराम करना है, शाम को उस पहाड़ी पर चढ़ना है और उसके बाद आगे जंगलों में जाना है। ये प्रतिबंधित जंगल हैं जिन्हें फेंसिंग के जरिए बंद किया गया है। मैंने तो सुना था इन जंगलों में भूत प्रेत हैं, इसलिए इन्हें बंद किया गया है। आखिर इस बूढ़े ने इस जगह को क्यों खरीदा होगा, ये मैं सोचे जा रहा था और इसका जवाब मुझे शाम तक मिलने वाला था। मुझे एक जगह साइन करने के लिए कहा गया था। अंदर तुम जो भी देखो किसी को बता नहीं सकते, काम छोड़कर जा सकते हो, लेकिन कभी अंदर वाली बात डिस्क्लोज हुई तो तुम पर केस किया जाएगा। ये केस 20 करोड़ का होगा। मैं आंखें फटी के साथ साइन कर रहा था। जो भी देखूं बता नहीं सकता, चाहे कोई भी चीज़ हो। कोई बात नहीं। 25 लोग थे हम, 25 लोग। हमें जंगल में छोड़ा गया था। एक इंस्ट्रक्टर जो बता रहा था हमें इस पूरे जंगल के पीछे जाना है, वहाँ पर पहाड़ी के ऊपर सामान रखा है, उस सामान को लेकर आना है। ये बस एक छोटा सा कोर्स है और इस कोर्स को हमें लगभग हर रोज़ करना होगा। ये जंगल काफ़ी बड़ा था, लेकिन हमें सिर्फ 2 किलोमीटर आगे ही जाना था। 2 किलोमीटर आगे एक छोटी सी पहाड़ी थी। 25 के 25 हम छोटी छोटी जोड़ियां बनाकर निकल पड़े। कुछ में 4 का ग्रुप था, किसी तरफ 5 का ग्रुप। इस तरह अलग अलग ग्रुप वो आगे बढ़ रहा था। हम में से कोई एक ही उस बक्से को खोल पाता और जो खोलता उसे अलग से नंबर मिलते, अलग से बोनस मिलता। हम सब अब आगे बढ़ने लगे थे। मैं सोच रहा था भागकर जल्दी से आगे पहुंचा जा सकता है, लेकिन हर किसी की धीमी रफ्तार यह बता रही थी कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। जैसे ही हम में से हर एक अलग अलग होने लगा था ताकि हम ज़्यादा एरिया कवर कर पाएं, मैं अकेला एक छोटे से पेड़ के नीचे खड़ा होकर इधर उधर देख रहा था। सामने से चलकर आता एक आदमी दिखा। उस आदमी की एक टांग नहीं थी, एक टांग पर छलांगे लगाता हूँ। उसकी एक बाजू भी नहीं थी। ये मुझे तब पता चला जब वो मेरे करीब आ चुका था। जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, उसकी एक आंख भी नहीं थी। थोड़ा और करीब आया, उसका आधा सर ऊपर से फटा हुआ था, अंदर का वो भेजा तक नजर आ रहा था। और करीब आ रहा था तो नजर आया उसके होंठ नहीं थे, दांत बिल्कुल साफ दिख रहे थे और वो मुझे काटने के लिए मेरे करीब आ रहा था। मैं उससे बहुत डर गया। भूतों पर यकीन नहीं किया करता था, लेकिन सामने से देख रहा था। जिंदा लाश सी मेरे सामने थी। वो मुझे पकड़ने के लिए बार बार छलांगे लगा रहा। वो लंगड़ा था, इसलिए मुझे पकड़ नहीं पा रहा था, वरना तो वो मुझे जकड़ ही लेता। बार बार वो अपने पंजों को मेरे कपड़ों पर घुसाने की कोशिश करता और उसे धक्का देकर मैं बच जाता। आगे बढ़ना था मुझे डर लग रहा था, ये है क्या चीज़। उसके बाद मैं तेज़ी से भागा और उससे काफ़ी आगे निकल आया। मैं डरा हुआ था और किसी से मिलना चाहता था, ये बताना चाहता था यहाँ जंगल में जिंदा लाश देखी। बताता किसे? उस जंगल में आ रही चीखें, अलग अलग दिशाओं में वो चीखें गूंज रही थी। हर कोई डर रहा था, हर किसी का मुकाबला शायद उससे हो रहा होगा। ऐसी ही जिंदा लाशें यहाँ पर और भी बहुत होंगी। अब आगे मुझे आवाज़ सी आने लगी जैसे कोई चल रहा है। यह हमारा कोई साथी भी हो सकता था या वैसी ही जिंदा लाश भी। मैं एक पेड़ के पीछे छिपकर इधर उधर देखने लगा। अब ये आवाज़ काफ़ी करीब से आ रही थी। मैं हर तरफ देखता, वो टॉर्च मारता, लेकिन जैसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। आवाज़ फिर से करीब होती जा रही थी। मैं इधर उधर झांकता रहा, घबराता रहा, देखने की कोशिश करता रहा और आवाज़ें लगाता रहा। ना आवाज़ का जवाब आता, ना ही कोई मुझे बताता। शायद ये कुछ और है। तभी जिस पेड़ के पीछे मैं छिपा हुआ था, उस पेड़ के पत्ते नीचे गिरे। अपने आप वो पत्ते नीचे नहीं गिर सकते थे, कुछ तो था उस पेड़ के ऊपर। मैंने वो टॉर्च पेड़ के ऊपर मारी और मुझे ऊपर एक औरत नजर आई, काले कपड़े पहने। वो चमकदार सी औरत थी जिसकी लाल आंखें थी और बड़े बड़े दांत, लंबी सी नाक थी और उसने वो नाक पेड़ के अंदर घुसा रखी थी जैसे कोई छेद कर रखा। नाखून भी उसके पेड़ के अंदर ऐसे गड़े हुए थे जैसे कोई छिपकली दीवार पर चिपकी होती है।
उसे देखकर मैं जमीन पर बैठ गया था और वो भी धीरे धीरे जैसे घात लगाती हुई नीचे की तरफ उतरने लगी थी। इसके बाद मैं बहुत घबरा गया था। मैं जैसे वहां से पीछे भागना चाहता था, लेकिन कभी भी जिंदगी में मैंने काम नहीं छोड़ा है, चाहे सामने कोई भी आ जाए। अब ये चुड़ैल भी आ गई है, मैं डरने वाला नहीं हूं। अब वो मेरे करीब आ रही थी और मैं वहां से खिसक कर आगे भागने लगा था। उसकी रफ्तार भी बहुत तेज। पेड़ों के ऊपर से छलांगे लगाती लगाती आगे की तरफ भागती रही। जिस तरह मैं जमीन पर आगे भाग रहा था, वो पेड़ों के ऊपर से भाग रही थी। कई बार वो बिल्कुल मेरे सामने आ जाती और उसका मुकाबला मुझे करना ही पड़ता। मैं कराटे ऐसे ही नहीं सीखा हूँ, चाहे सामने चुड़ैल भी आ जाए उसकी भी मुंडी मरोड़ सकता हूँ। और बार बार मैं उसकी मुंडी मरोड़ता और उसका मुंह पीछे की तरफ कर देता। कोई भी इंसान हो, अगर उसकी मुंडी मुड़ जाए तो वो मारा जाता है। चुड़ैल बार बार अपनी मुंडी सीधी कर लेती और मुझे अब आगे भागना पड़ता। वो भी मुझसे चिढ़ गई थी, क्योंकि वो जैसे किसी भी तरह मुझ पर काबू पा नहीं रही थी। वो मुझे पकड़ने की कोशिश करती, नाखून गड़ाने की कोशिश करती और उसकी वो बाजू पकड़कर मैं उससे ही लपेट देता और पीछे गांठ बांध देता। और वो अपने हाथों को जब तक खोलती तब तक फिर से मैं उसकी मुंडी मरोड़ देता। अब मुड़ी हुई मुंडी वो बार बार ठीक करती और बहुत समय लग जाता इसमें। इस तरह कोशिश करते करते उस पहाड़ी के काफ़ी करीब तक आ गया था। ये 2 किलोमीटर ही तो था, आसानी से पार कर लिया था मैंने। और उस पहाड़ी पर मैं चढ़ रहा था। आसपास से और आवाज़ें आ रही थी। पीछे से वो चुड़ैल चीख रही थी, क्योंकि इस बार उसकी मुंडी मैंने 3 बार मरोड़ डाली थी, ज़्यादा घुमा डाली थी। जिंदा थी अब भी वो। अब मैं पहाड़ी पर चढ़ रहा और ये पहाड़ी ऊपर से संकरी होती गई, क्योंकि ऊपर से पहाड़ियाँ तीखी होती हैं और जगह कम होती है। मुझे आसपास वो भागते हुए अपने साथी दिखे। वो भी बहुत डरे हुए थे। उनके चेहरे बयां कर रहे थे, नज़ारा उन्होंने भी देखा है इन चुड़ैलों के साथ। अब वहाँ पर हम 5 ही थे जो ऊपर तक पहुँच पाए थे, अलग अलग ग्रुप के। और हमने झपट्टा मारा था उस बक्से के ऊपर। 5 ने झपट्टा मारा और एक साथ हम उसमें रखी उस चीज़ को अब बांटना नहीं चाहते थे। तो हमने ये कहा, यहाँ मुसीबत बहुत है, झगड़ेंगे हम आपस में नहीं, क्योंकि चुड़ैल और अजीब चीज़ मैंने देखी है। और मैंने कहा, हाँ, एक जिंदा लाश मैंने देखी है और चुड़ैल की मुंडी अभी मरोड़ कर आया हूँ। हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, आपस में लड़ेंगे तो आसानी शिकार बनेंगे। सामान लेकर वापस चलते हैं, फिर सोचते हैं आखिर ये है क्या चीज़। हम इकट्ठे हो गए थे, अब ग्रुप में थे। और ग्रुप में होने का ये फ़ायदा होता है कि उस चुड़ैल को आसानी से पकड़ा जा सकता था। मैंने उसे कह दिया था, मैं जुजुत्सु जानता हूँ, वो जो भी दाव लगाने की कोशिश करे मैं उसकी मुंडी मरोड़ दूंगा, लेकिन तुम अगर कोई और पास में आए उसको संभाल लेना। उन्होंने हामी भर दी थी। वो जिंदा लाश आगे आ रही थी और वो एक टांग पर छलांगे लगा रहा था, लेकिन उसके पीछे 6 टांगों वाला वैसा ही मुर्दा। अब उसके सर पर भी टांगे लगी थी और वो मकड़ी जैसा लग रहा था और उसकी रफ्तार काफ़ी तेज। अब 6 टांगों वाले से कैसे मुकाबला करना है, कोई भी जुजुत्सु मास्टर या कराटे मास्टर नहीं बता सकता। 2 टांगे हों तो हम उससे बच सकते हैं, 6 टांगे हों तो पता नहीं किस तरफ से आ जाएं, कैसे बचेंगे। लेकिन मैंने छलांग लगाकर उस चुड़ैल को फिर से पकड़ा और उसकी बाजू की गांठ बांध दी। अब वो 4 थे, उस मकड़ी को संभाल रहे थे और वो मकड़ी जैसा हर किसी को काटने को तैयार। कई के दांत उसने गड़ाए भी थे और वो चीखें मार रहे थे, लेकिन सब ने एक एक टांग पकड़ ली थी। इस तरह उन्होंने टांगे फाड़ डाली थी। और इधर वो चुड़ैल बहुत गुस्से में मुझे काटने की कोशिश कर रही थी। ये चुड़ैल थी जो उस मुर्दे जैसा व्यवहार कर रही थी ताकि एक दांत तो गड़ा पाए, लेकिन मैं भी जुजुत्सु अच्छी तरह से जानता था। अब उसके सर पर 2-3 कराटे मारे मैंने और उसकी आंखें बाहर की तरफ निकल आई थी। वो चीख रही थी और मुड़ी हुई मुंडी के कारण उसका सर सीधा नहीं हो पा रहा था। मैंने उसे एक पेड़ के साथ बांध दिया। अब उसको बांधा इस तरह से कि वहाँ कई जड़ें थी। वो जड़ें मैंने उसकी बाजू पर लपेट दी। इस तरह उसे वहाँ पेड़ से बांधा और बाकी भी मेरे साथ चलने लगे। 2 किलोमीटर का सफ़र हमने आसानी से पार किया और उस गेट तक पहुँचे। हमारा इंतज़ार कई लोग कर रहे थे। यहाँ बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन हम 5 वापस जा पाए थे। बाकी तो जैसे डर कर पहले ही पीछे रह गए। और जैसे ही हम बाहर निकले, असिस्टेंट हमें कहने लगा था, तुम्हारा ही सिलेक्शन हो पाया है,
यहाँ जो डरता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। इनके देखो, शरीर तो तगड़े हैं और ये मोटू बोल रहा था 22 इंच का डोला है। सबसे पहले ये मुता था, सबसे पहले भागकर ये बाहर आया था। उस जिम में सबसे भारी भारी वेट उठाने वाले सबसे पहले भागकर बाहर आए थे। वो कुछ कराटे जानने वाले वो भी पीछे रह गए थे। डर तो हर किसी को लगता है, आखिर मौत से कौन नहीं डरता। लेकिन यहाँ लाशों को देखकर वो डर गए और बाहर निकल आए और काम से भी हाथ धोना पड़ गया। लेकिन वो काम अब करना भी नहीं चाहते थे। यहाँ जंगलों में भूत हैं, उन्हें बताया ही नहीं गया। हमें कौन सा पता था। अब उन्हें निकाल दिया गया और हम 5 थे उस जिम में। अब 5 बात कर रहे थे, आखिर यहाँ हमें और करना क्या क्या होगा। हम काफ़ी डरे हुए थे और मैंने भी कहा, अब तनख्वाह काफ़ी अच्छी मिल रही है, काम तो हमें करना होगा वरना तनख्वाह नहीं मिलेगी और इससे अच्छी कंपनी हमें मिलने वाली नहीं। ये ह्यूमन बॉडी पर कोई रिसर्च कर रहे हैं। हो सकता है भूत प्रेत इन्होंने यहाँ पर बंद करके रखे हों और हमें उन भूत प्रेत से लड़ना सिखा रहे हों। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें चुपचाप काम करते रहना होगा। अगर हमारी जान को खतरा हुआ तो ये बचाने के लिए ज़रूर आएंगे। अब ये हर रोज़ का काम हो गया था। हमें नए नए टास्क दिए जाते। पानी की टंकी में हमारे मुंह पर मास्क लगा दिया जाता, ऑक्सीजन छोड़ी जाती और पानी की टंकी में हमें भागना होता, हमें खेलना होता। स्विमिंग पूल में नीचे गड़कर हमें कुछ सामान लेकर आना पड़ता और वो बहुत गहरा होता। सांस 2 मिनट तक रोकनी पड़ जाती हमें। इस तरह ट्रेनिंग दी जा रही थी और शरीर हमारे तगड़े हो रहे थे। खाना पीना हमारा बहुत ज़्यादा सही था और सबसे ज़्यादा डर लगता था जब शाम के वक्त हमें वो जंगल वाला टास्क दिया जाता। जंगल में हर बार और ज़्यादा आगे भेजा जाता और जितना हम आगे जाते जाते उतनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता। डायनें भी थी, भूत भी देखे, लाशें भी देखी, वहाँ कब्रिस्तान भी बने हुए थे। उनमें से रात को ऐसे पिशाच निकलते थे जो खून चूसने की कोशिश करते थे। हम 5 में से एक साथी का खून सबसे ज़्यादा चूसा जाता था क्योंकि उसका शरीर बड़ा था। उसने अपने मसल्स बड़े बना लिए थे ताकि वो लाशों को पटक सके, ताकि वो चुड़ैल की मुंडी मरोड़ सके। लेकिन भारी मसल्स के साथ जब वो उस कब्रिस्तान में पहुंचता, वहां पिशाच आसानी से उसे पकड़ लेते। पिशाच पतले से होते हैं, वो रबर की तरह हाथों से फिसल जाते हैं। अब इस तरह उसकी गर्दन से वो खून चूस लेते और वो सबसे ज़्यादा उनसे चिढ़ता। बाकी मेरी दुश्मन थी वो चुड़ैल, जिसे सबसे पहले मैंने मुंडी मरोड़ कर वहाँ फंसाया था। अब बदला लेने के लिए वो हथियार लेकर आती, मोटे मोटे डंडे लेकर आती। मेरे शरीर के ऊपर कई निशान बना दिए थे। अब वो चुड़ैल अपने नाखूनों का इस्तेमाल नहीं करती, वो तो उसने कब के काट दिए थे। लंबे लंबे डंडे लेकर सर पर मारने के लिए आती। वो मेरी दुश्मन बन गई थी और जैसे मुझे ही ढूंढ रही होती। कोई भी उसके पास आता तो वो पूछती, वो कहाँ है लंबू। वो मेरे बारे में पूछती और मुझे ढूंढने लगती। मेरे सर पर डंडे बरसाने की तैयारी करती। जैसे जैसे वो मुझे पीटती उसे खुशी मिलती और जैसे ही उसकी मुंडी मैं मरोड़ देता मुझे खुशी मिलती। हर रोज़ मुकाबला हुआ करता था हमारा, क्योंकि आगे बढ़ने का रास्ता वही था तो सबसे पहले उससे ही लड़कर जाना पड़ता था। लेकिन आगे आगे शैतान बढ़ते गए। वो ऑक्टोपस के सर वाला शैतान पहली बार देखा था। वहाँ आगे छलावा भी था जो भटका दिया करता था। कोई ना कोई साथी का रूप इख्तियार कर लिया करता और कहीं ना कहीं फंसा दिया करता। मुझे कई बार उसने हरवाया था। और उससे भी ज़्यादा बुरा मुझे लगा करता था एक जल्लाद का भूत, जिसके हाथ में हंटर हुआ करता। वो हमेशा दूर से ही हंटर बरसाने शुरू कर देता और मेरे शरीर पर निशान बना देता। कभी कभी मेरी पीठ पर ऐसा हंटर मारता कि मुझसे रुका नहीं जाता। वहाँ से मैं भाग निकलता और दूसरे रास्ते का चुनाव करता, और वो भी हर बार नई जगह पहुँचा होता। इस तरह 8 महीने तक हमें ट्रेनिंग दी गई थी। हमें हर रोज़ नया नया टेस्ट पार करना पड़ता। अब इसके बारे में हमें पढ़ाया भी जा रहा था। भूत क्या होते हैं, प्रेत क्या होते हैं, वो जल्लाद की आत्मा कैसे यहाँ पर फंसी, हर चीज़ की जानकारी दी जा रही थी और मुकाबला कैसे करना है वो भी सिखाया जा रहा था। अब हमारी हिम्मत को जांचा जा चुका था और मैं जानना चाहता था आखिर इन सब चीज़ों के हमें पैसे क्यों दिए जा रहे हैं। ये हम सबका सबसे बड़ा सवाल था। हमसे मिलने वो बूढ़ा भी बहुत बार आता था और हर बार मुझे अपना बेटा ही कहता था। अकेले में जाकर मुझे वो अपनी बेटे की बातें बताया करता।
उससे भी जैसे लगाव हो गया था और मैं प्रोफेसर विक्टर को भी दद्दू दद्दू ही कहने लगा था। उससे लगाव जो इतना था, लेकिन उसकी सेहत अब खराब हो रही थी। उसे कैंसर था, इसलिए उसकी मौत नज़दीक आ रही थी और वो अपने टेस्ट भी बढ़ाता जा रहा था। हमें और मुश्किल टेस्ट दिए जा रहे थे और भी मुश्किल काम करने पड़ते। हमें यह खबर मिली थी कि पूरी की पूरी फैक्ट्री में हर एक कर्मचारी पर दबाव बढ़ता जा रहा है, उसे और ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। जैसे जैसे उसकी मौत नज़दीक आ रही थी, हर किसी की परेशानी बढ़ती जा रही थी। मुझे भी लगा था कहीं वो मारा ना जाए, क्योंकि उसके मरने के बाद शायद इस फैक्ट्री में हर कोई काम सही से कर ना पाए और हमें निकाल दिया जाए। उसका वारिस कोई भी नहीं था। उसका एक बेटा था जो कब का मर चुका है, उसी की तो वो कहानियां सुनाया करता था। इस तरह समय निकल गया था। 1.5 साल बाद उसकी सेहत अचानक बहुत खराब हो गई और पूरे फार्म हाउस, पूरी फैक्ट्री में ही ये खबर फैल गई कि वो अब मरने वाला है। उसकी मौत नज़दीक थी और तब हमें एक भारी मोटी फाइल दी गई थी। हमें कहा गया था इस फाइल को एक रात में पढ़ना है। उस शाम फाइल हमारे कमरों में पहुंचा दी गई और हमें एक बड़े से हॉल में बुलाया गया था। उस नए बड़े हॉल में जो पूरी फैक्ट्री के पीछे बना हुआ था, इसे सीक्रेट रूम कहा जाता था। यहीं पर सारी मीटिंग्स होती थी। सारी रेसिपी जो अलग अलग केमिकल को बनाने में इस्तेमाल की जाती है वहाँ पर स्टोर की जाती थी और हमें मीटिंग के लिए वहीं पर बुलाया गया था। जैसे ही हम उस बड़े टेबल पर बैठे, कई लोग थे जो जाने पहचाने लग रहे थे, कई लोग थे जिनको पहले कभी देखा तक नहीं था। हर किसी को टेबल पर बिठाया गया। ये कुल 30 लोग थे और सामने उस बूढ़े को स्ट्रेचर पर लेटाकर लाया जा रहा था। वो आखिरी सांसें ले रहा था। सब खड़े हो गए और घबरा गए। तब उसने उंगली हिलाकर कहा, तुम सब बैठ सकते हो। हम काफ़ी ज़्यादा डर से गए थे। हर किसी की आंखों में आंसू आ रहे थे और मैं भी जैसे थोड़ा थोड़ा अंदर से रो रहा था। मैंने अपने दादाजी को मरते हुए देखा था। उसके बाद घर में जैसे वो रौनक नहीं रही थी और फिर से मैंने किसी को दद्दू कहा था। उनकी मौत भी जैसे नज़दीक आ गई थी। तब उनके मुंह पर माइक लगाया गया। कई सिक्योरिटी गार्ड जो अंदर थे उन्हें इशारा कर दिया गया कि वो बाहर जा सकते हैं। अब सिर्फ हम 30 लोग थे, कुछ असिस्टेंट, बाकी उस फैक्ट्री में काम करने वाले, कुछ वहाँ डॉक्टर लग रहे थे, कुछ साइंटिस्ट लग रहे थे। हम जैसे तगड़े 5 लोग एक तरफ बैठे हुए थे और उसके मुंह के पास जैसे ही माइक पहुंचा, उसने अपनी भारी सी आवाज़ में कहा, देखो, अब डरने की कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ मेरी मौत कभी ना कभी आएगी। मुझे कैंसर है जो मुझे पिछले 10 सालों से परेशान कर रहा है। देखो, मुझे मौत से डर नहीं है, क्योंकि मौत से डर उसे होता है जो हमेशा के लिए दूर जाता है। तुम मुझे वापस ला सकते हो। इस बीमारी से भी मैं बच जाऊंगा, पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा, मेरी उम्र भी आधी हो जाएगी। ये तुम सबके हाथ में है। क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे? हम सब ने हामी भर दी थी। अगर उन्हें बचाने के लिए हमें अपनी किडनी डोनेट भी करनी पड़े या कोई शरीर का अंग डोनेट करना पड़े, हर कोई तैयार था। वो बहुत अच्छे थे। लेकिन तभी उन्होंने कहा, तुम कुछ और नहीं करने वाले, एक बड़े मिशन पर जाने वाले हो। तुम 5, तुम हट्टे कट्टे तगड़े हो और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तुम कभी नहीं डरे। मुश्किल से मुश्किल टेस्ट दिया गया, तुम डरते ही नहीं। कमाल के हो। अब एक आखिरी मिशन है। इस मिशन के तुम्हें 10-10 करोड़ मिलेंगे। अब इस मिशन को पूरा कर दो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, बोनस अलग से दूंगा। अब वो सच्चाई जानने का समय है जो तुम में से बाहर कभी नहीं जानी चाहिए। कोई और इसके बारे में जान नहीं सकता और ना ही जान पाया है और तुम्हारे बाद भी जान नहीं पाएगा। इस शब्द को अपने तक ही रखना। हम सबके आगे कॉन्ट्रैक्ट रख दिया गया था। उस पर हमें साइन करने थे। उस पर लिखा हुआ था हमें जो भी बताया जाएगा हम बाहर बता नहीं सकते, वरना हम पर 100 करोड़ का केस होता। हमें जेल भेज दिया जाता और हमारी ज़बान तक काटी जा सकती थी ताकि ये राज गुप्त रहे। उस पर हम सब ने साइन कर दिया था। कोई बड़ी बात थी जो हमें बताई जानी थी। आखिर भूतों से भी बड़ी बात क्या हो सकती है? तब उसने कहा, मेरी मौत मुझे पता है आने वाली थी। 25 सालों से मैं ये फैक्ट्री चला रहा हूँ। यहाँ पर ह्यूमन बॉडी पर रिसर्च हो रही है और यहाँ के फ़ायदे पूरी दुनिया को भी मिले हैं।
शरीर की कई बीमारियों के इलाज हमने यहीं पर ढूंढे हैं, लेकिन मैं सबसे बड़ी बीमारी का इलाज ढूंढ रहा था, मौत। मौत का इलाज ढूंढना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जानता था मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं वापस आना चाहूँगा। हमने इतने सालों में रिसर्च की है, हर कोई एक दूसरे की रिसर्च के बारे में जानता नहीं होगा, आज जानोगे। वैज्ञानिकों ने यहाँ शरीर पर रिसर्च करके ये पता लगाया शरीर में आत्मा होती है। हमने इसे प्रूव किया है यहाँ पर, लेकिन ये आर्टिकल्स बाहर नहीं बताए गए। यहाँ पर कई हमने ऐसे स्पिरिचुअलिस्ट भी रखे जो ये जानते थे कि हमारी आत्मा निकल कर जाती कहाँ पर है, कितने समय कहाँ पर रहती है। हमने कई हंटर्स को भी ढूंढ निकाला जो समुद्र में रहते हैं, वहाँ क्या करते हैं, कौन सी जगह है यहाँ से आत्मा हमारी इस धरती से निकलकर वातावरण में दूसरी जगह पहुँचती है। सबका निष्कर्ष निकाल कर हमने ढूंढा है, अगर मैं मर गया मेरी आत्मा निकलेगी और वो उस जगह जाएगी, 24 घंटे रहेगी। तुम्हें मेरी आत्मा को 24 घंटे में वहाँ से निकाल कर वापस लेकर आना है। इस शरीर में डालते ही मैं जिंदा हो जाऊंगा और मेरी उम्र आधी, हर बीमारी पार। क्या तुम ये काम करना चाहोगे? मैं खड़ा होकर कह रहा था, हम तैयार हैं, लेकिन वहाँ पर क्या हम किसी ऐसी जगह में जाएंगे जहाँ खतरा है? तब उन्होंने कहा, वहाँ खतरा तो है, लेकिन जैसे खतरों का सामना तुमने किया है मेरे बेटे, वैसे खतरे नहीं होंगे। तुम बहुत अच्छे टेस्ट में पास हो चुके हो, वहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। मेरी आत्मा छुड़ा कर लाना, बस मुझे जिंदा कर देना। मेरे पास समय कम है, मेरी ये पाइप्स निकाल दी जाएंगी, इसके बाद 24 घंटे में मारा जाऊंगा। जैसे ही 12 बजे मेरी जान जाएगी, तुम वहाँ तक पहुँच चुके होगे और तुम्हारे पास तब 24 घंटे होंगे। 24 घंटे में मेरी आत्मा को वहाँ से बचा लाना, वरना यहाँ से दूर चली जाएगी आत्मा और उसके आगे की रिसर्च हम कर तक नहीं पाए। तुम्हें कल ही निकलना होगा, जल्दी से निकलो, उसके बाद मेरी पाइप्स निकाल दी जाएंगी और 12 बजे मेरी मौत होगी। यहाँ हिंद महासागर में कोने पर वो जगह है, वो दूसरी दुनिया का रास्ता जहाँ 2 समंदर मिलते हैं। वहाँ जब सूरज ढल रहा होता है, रात चढ़ने वाली होती है, वो बीच का समय जब आत्मा पार होती है हमारी दुनिया से, वो 24 घंटे मेरी आत्मा वहाँ रहेगी। ढूंढ लाना उसे ढूंढ लाना, वो तरल के रूप में होगी। एक कटोरे में मेरी आत्मा भर लाना और मेरी इस लाश को मेरे शरीर में उसे डाल देना, मैं जिंदा हो जाऊंगा। अब उस बूढ़े को स्ट्रेचर से वहां ले जाया जा चुका था और हम आपस में बात कर सकते थे। पहली बार आपस में अलग अलग फील्ड के आदमी बात कर सकते थे। इससे पहले इससे रोक थी और हम एक दूसरे से बात करते रहे। हर कोई बहुत उत्साहित था, अपने काम के बारे में बता रहा था। वो वैज्ञानिक, वो स्पिरिचुअलिस्ट, हम भी किस तरह से भूतों का सामना करते हैं। हर कोई हमसे भी बातें जानना चाहता था, साइंटिस्ट से भी बातें जानना चाहता था। एक दूसरे की बातें सुनकर बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन समय कम था, समय बहुत कम था। कल 12 बजे तक जहाँ 2 समंदर मिलते हैं, वहाँ रात को जब सूरज ढलने वाला होगा, जैसे ही वो ढलेगा हम उस रास्ते को खोल देंगे और पहुंचेंगे एक ऐसी जगह जहां आत्माएं रहती हैं 24 घंटे के लिए। जल्दी से हमें वो खास कपड़े दिए गए, ये खास मटेरियल के बने थे। हमें केरल के एक पोर्ट से ही सीधे समंदर में डाल दिया गया। ये एक बड़ी सी शिप थी जो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। हम एक ऐसी जगह जा रहे थे जहाँ पर समंदर मिलने वाले थे। हमारी रफ्तार तेज़ थी, हम काफ़ी तेज़ी से बहुत लंबा सफ़र तय करके वहाँ पर उस समय पहुँच गए थे जब उनकी मौत होने वाली थी। हम कांटेक्ट में थे और हमें लाइव वीडियो दिखाई जा रही थी। तभी उनकी मौत हुई और ये वक्त 12 बजे का था। उसके बाद हमें यहाँ तैयारी करनी थी। इस शिप में हमें बताया गया वो दूसरी दुनिया के बीच का द्वार होगा। वो धरती की ऐसी जगह है जहाँ 24 घंटे के लिए आत्मा रुकती है। ये एक ऐसा टापू है जो आँखों से ओझल रहता है और उस टापू पर पहुँचने के लिए हमें नियमों के विपरीत जाना होगा। वो ऐसा समय ना जब दिन होता है ना रात होती है, ना एक समंदर होता है ना दूसरा समंदर होता है, ना धरती होती है ना आसमान होता है। और ये वक्त शाम का था जब सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। तब हम समंदर के उस बिल्कुल बीचों बीच
तब हम न दिन में थे न रात में थे, न आसमान में न जमीन पर, दो समंदर के बीच ढलते हुए सूरज में। उस बोट के आगे वो नोक पर लगा बटन जैसे ही दबाया, हमारी ये बोट जैसे समंदर के बीच में गड़ने लगी। पूरी बोट ही समंदर में पनडुब्बी की तरह डूब गई थी। और तब हमें नहीं पता ये क्या हो रहा है, समंदर के बीच में क्यों ले जा रहे हैं, ये बोट है पनडुब्बी नहीं। पानी भर रहा था, लेकिन तभी वहां एक सफेद रोशनी को चीरते हुए हमें समंदर के अंदर की तरफ जाना चाहिए था, हम समंदर के बाहर की तरफ निकलने लगे। जैसे उस समंदर के नीचे से एक रास्ता था दूसरी दिशा में निकलने का। हम पानी के बाहर आ गए थे और यहाँ सूरज चढ़ रहा था, उस दिशा से जिस दिशा से सूरज डूबता है। लेकिन जगह वही थी, दो समंदर का मिलन। और हमारी आंखों के सामने एक बड़ा सा टापू जिसमें एक पहाड़ बना हुआ था, ऊपर बर्फ तक पड़ी हुई थी। और हमें ये बताया गया, यहाँ जाना होगा तुम्हें यहाँ खतरनाक से खतरनाक जीव का सामना करना होगा। ऊपर तुम्हें कटोरे में उस आत्मा को लाना होगा। वो शरीर बिल्कुल विक्टर जैसा लगेगा, प्रोफेसर विक्टर ही जैसे बैठे हों, लेकिन धुएं में। अब उस कटोरी में उनको जैसे डालने की कोशिश करना और वो एक लिक्विड की तरह कटोरी में आ जाएंगे। उस कटोरी को लेकर आना है, तब उस कटोरी को शरीर में डालोगे, वो जिंदा हो जाएंगे। हम एक छोटी सी बोट लिए चप्पू मारते मारते उस टापू पर पहुंच गए थे। ऐसा टापू जिसके बारे में पूरी दुनिया नहीं जानती। ये धरती पर ही तो है, लेकिन समंदर के पार वाले रास्ते से पहुंचने का रास्ता है, कोई भी इसे देख नहीं सकता। सब कुछ उल्टा जैसा था। जैसे ही टापू पर हमने कदम रखा, वो बड़े बड़े केकड़े जो इंसानी चेहरा लिए थे, वो हंस रहे थे और कह रहे थे, स्वागत है जिंदा लोगों का, जिंदा इंसान खाने में मज़ा आएगा। हम पर टूट पड़े थे वो, कभी जिंदा केकड़े नहीं देखे थे इतने बड़े बड़े। हम तो भूत प्रेत सोच कर आए थे, यहाँ तो बड़े बड़े केकड़े मिल गए। अब वो केकड़े हम पर हमला कर रहे और हमारे पास लड़ने के लिए बड़ी बड़ी तलवारें। अब उस तलवारों से उनकी टांगें काट डाली, बिल्कुल जैसे बिना टांगों वाले टुंडरू बना दिए थे। अब वो हिल तक नहीं पा रहे थे। हम अब आगे बढ़ने लगे। आगे ज़मीन फाड़ निकलती वो लाशें, वो हमको जैसे पकड़ना चाहती थी और हम उससे बचने का रास्ता जानते थे। आगे आई चुड़ैलें, और चुड़ैलों की मुंडी मरोड़नी मुझे बड़ी आसानी से आती थी। वो समझ नहीं पा रही थी, वो बार बार हमला करती और मैं मुंडी मरोड़ कर उन्हें एक ना एक पेड़ से बांध देता। वो पेड़ साधारण हमारी दुनिया के पेड़ जैसे ही लग रहे थे, वो पहाड़ भी हमारी दुनिया जैसा पहाड़ ही लग रहा था, लेकिन था कुछ अलग सा। उस पर ऊपर जाने का एक रास्ता बना हुआ था और वहाँ हमें कई ऐसी आत्माएं दिखी जो अधूरी सी थी। वहाँ सफ़ेद रंग की वो अधूरी आत्माएं दिखी। हम उन्हें कटोरी में डालने की कोशिश कर रहे थे। एक को कटोरी में डाल भी लिया, उसके बाद वहीं पर उड़ेल दिया और वो आदमी हमें गालियाँ निकाल रहा था। हमें गालियाँ निकालता निकालता ऊपर चढ़ चला। हमें वहीं जाना था जहाँ प्रोफेसर विक्टर की आत्मा मिलती। ये वो लोग होंगे जो अभी अभी मरे हैं। ये रास्ता मुश्किल था उन लोगों के लिए जो यहाँ नए होते। हम तो इसका सामना हर रोज़ किया करते थे। वहाँ अजीब अजीब तरह के जीव मिले थे हमें, चुड़ैलें, डायने। लेकिन जैसे ही उस पहाड़ी के ऊपर तक पहुँचने वाले थे, एक चुड़ैल मिली, जानी पहचानी सी। ये वो चुड़ैल थी जो हमें जंगल में मिला करती थी। वहाँ मुझे देखते ही पहले बहुत ज़्यादा खुश हो गई, जैसे मुझसे बातें करना चाहती हो। फिर अचानक गुस्से में आकर कहने लगी, तुम तो जिंदा लगते हो, यहाँ भी पहुँच आए, कितने कमीने हो, मुझे पीटने के लिए हर जगह पहुँच जाते हो। ये कुछ और है, यहाँ मैं तुम्हें मार सकती हूँ। मैंने उससे पूछा, तुम एक ही चुड़ैल दो जगह कैसे हो सकती हो? तो उसने कहा, वहाँ से निकल आई हूँ मैं पूरी तरह से मर गई और यहाँ पहुँची हूँ। अब यहाँ से मेरी ये आत्मा आगे निकलेगी, लेकिन यहाँ भी आ गए तुम। अब तुम मेरी मुंडी नहीं मरोड़ सकते। मैं वो मरी हुई चुड़ैल हूँ जिसको पता है तुम क्या क्या कर सकते हो। अब उसका सामना हम पांचों ने किया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली। हमसे मुकाबला करते करते वो कराटे भी सीख गई थी, जुजुत्सु भी सीख गई थी। वो मेरी मुंडी मरोड़ना चाहती थी
और मैं उसे समझाता रहा कि मेरी मुंडी मत मरोड़, मैं मारा जाऊंगा, ये मजाक की बात नहीं है। वो मुझसे बहुत ज्यादा खफा थी। तभी मैंने कहा, हम यहाँ से किसी की आत्मा लेने आए हैं, उसे जिंदा करना चाहते हैं। तब जाकर उसने छोड़ा था। मुझे समझ में नहीं आया अचानक ये बात सुनकर उसे दया कैसे आ गई, लेकिन वो हंसती हंसती कहने लगी, वो पहाड़ी के ऊपर कटोरा लेकर आए हो ना, हाँ उसमें आत्मा, ले जाना, जल्दी जल्दी ले जाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अब उस चुड़ैल ने हमें रास्ता दिखाया था, ऊपर जाने का सबसे आसान रास्ता। शायद हम भटक भी जाते, शायद हम समय पर वहां पहुंच ना पाते, लेकिन उस चुड़ैल ने मदद की। पता नहीं क्यों मुझे उस पर शक सा हो रहा था, लेकिन वो ऊपर ले गई और प्रोफेसर विक्टर की वो आत्मा पहाड़ी के शिखर पर बैठी हमारा ही इंतजार कर रही थी। आ गए तुम, जल्दी से, कहाँ है कटोरा? मैंने कटोरा आगे किया और उसने मेरी तरफ देखकर कहा, बेटे मुझे तुझ पर हमेशा से भरोसा था। तब उसने वो आत्मा को उस कटोरे में डाल दिया और हमने वो कटोरा बंद कर दिया। अब उस तरल को लेकर हमें वापस जाना था और उस चुड़ैल ने हमारे लिए रास्ता साफ किया। वो पतली पगडंडी दिखाई जिसमें हमारा मुकाबला करने के लिए कोई नहीं दिख रहा था। तब वो नीचे तक आई और वहां से अलविदा भी कहा। उसकी मुस्कान डरावनी थी। वो चुड़ैल कुछ तो कर रही थी। क्यों उसने हमारी मदद की, हमें नुकसान तक नहीं पहुंचाया? क्यों? ये मैं सोचता रहा था और उस कटोरी को लेकर जैसे ही हम वहां उस बोट तक पहुंचे, अब हमें वापस जाना था और वापस तब जाना था जब ये सूरज ढल रहा होगा। ये सूरज 12 घंटे में ढलने को तैयार हो गया था। समंदर में डूबता आधा सूरज, उसी समय हमने अपनी उस बोट को नीचे की तरफ गड़ा दिया। नीचे उस सफेद चादर को चीरते हुए हमारी बोट बाहर निकली। अब कोई टापू नहीं दिख रहा था और हम अपनी दुनिया में आ गए थे। एक भयानक सफर करके थके हुए थे हम 5। नुकसान कोई नहीं हुआ था। अब बड़ी तेजी से हम वहां आए थे। हम केरल के उसी पोर्ट में पहुंचे और वो कटोरी लिए उसी फैक्ट्री के अंदर तैयार थे उस शरीर को दोबारा जीवित करने के लिए। उस मशीन में उनके शरीर को तरल में रखा गया था, पानी ही पानी हर तरफ, और एक पाइप में उस लिक्विड आत्मा को डाला उनके मुंह के अंदर। उनका शरीर हिलने लगा था, धीरे धीरे धड़कन चलने लगी। वो नीला फिरा हुआ शरीर धीरे धीरे लाल रंग का होने लगा। खून भी ठीक हो रहा था और उनका कैंसर भी। उनके जो शरीर की चमड़ी थी वो ठीक हो रही थी। 70 से 80 साल का बूढ़ा जैसे 40 से 50 साल का जवान सा बन गया था। उन्हें अचानक ही शरीर में हिलने का एहसास होने लगा। वो कांच के सिलेंडर को फाड़ कर वहां बैठ गए थे और हंस रहे थे। सभी के सभी हंसने लगे थे। हमने वो पा लिया था जो कोई इंसान पा नहीं सका था। मरे हुए को जिंदा कर लिया था हमने। शायद विज्ञान बहुत आगे पहुंच गया, लेकिन उनका कांपता हुआ शरीर और लाल आंखें हर कोई देखता रह गया था। आखिर उन्हें हो क्या रहा था? दिल की धड़कन 250 से ज़्यादा, दिल की धड़कन 500 से ज़्यादा, इतनी तेज़ दिल की धड़कन कि वो मशीन भी अब रीड नहीं कर पा रही थी और उनका शरीर फूलने लगा था। फूलता फूलता उनका शरीर एक अजीब से जीव में बदल गया, जैसे वो शैतानी रूप हो। और उन्होंने अपने मुंह से मास्क हटाकर जो हंसी निकाली थी, ये भयानक शैतानी हंसी थी। उसके बाद हम समझ ही नहीं पाए वो क्या कर रहे हैं। एक एक को पकड़कर उन्होंने चीर डाला था। ये शैतानी रूप था। उन्होंने एक एक सबको मारना शुरू कर दिया और मैंने अपने सामने अपने 2 साथियों को उससे लड़कर मरते हुए देखा। मैं भाग निकला था उस फैक्ट्री से। भगदड़ मच गई थी। वहाँ बड़े बड़े वो दरवाजे लगा दिए गए थे लोहे के, और अंदर से आती हुई चीखें। मैं दीवार फांद कर निकला था, क्योंकि इस दीवार को सिर्फ मैं ही फांद सकता था। गेट बंद कर दिए गए थे। अंदर से वो चीखों की आवाज़ें, वो रोने की आवाज़ें, मेरे साथी अंदर रह गए थे और मैं वहाँ से भाग निकला था। मैं जिंदा बच गया था। मुझे नहीं पता क्या हुआ। आत्मा दोबारा शरीर में अगर गई तो उससे बदला क्या? उनकी उम्र कम हुई, वो शैतान बन गए।
जो कहा जाता है कि मरा हुआ कभी जिंदा नहीं हो सकता, शायद इसीलिए मरे हुए को जिंदा कर दिया था हमने। वो भयानक शाप शायद हर किसी को मार दे। मैं केरल से ही निकल गया था, लेकिन अगले दिन खबरों में उस फैक्ट्री में हुए आतंक के बारे में खबर पड़ी थी मैंने। वहां पर काम करने वाला हर एक इंसान मारा गया। कोई बीमारी थी जिस कारण उनके शरीर फट गए, वैज्ञानिकों का ये कहना था। लेकिन वहां से कुछ दिनों बाद वैज्ञानिक भी गायब हो गए और उस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। फेंसिंग को और ज़्यादा ऊंचा कर दिया गया। कहा जा रहा है कि वहां कोई नहीं जा सकता। कोई खास रहस्य है जो वहां पर दफन है, वो बाहर नहीं आना चाहिए। 5 साल हो चुके हैं इस घटना को, अब तक उसे अंदर बंद करके रखा गया है। वो अंदर भयानक रूप में है, वो शैतान है। वहां मिसाइल से हमला किया गया था उस पर। कहते हैं कि वो शैतान मिसाइल तक से नहीं मारा गया था। हमारे हथियार बेकार हैं उसके सामने। वो बस उस जगह में कैद है, तभी तक हम बचे हुए हैं। जब वो बाहर आया, अंत की शुरुआत होगी। वो मरा हुआ इंसान जिंदा नहीं होना चाहिए था।